Hello everyone, in this video I am going to discuss extra question answers of the chapter The Indian Constitution. This is chapter number 1 from class 8 civics. इसमें हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, शॉर्ट क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है. सबसे पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनार्की? मोनार्की से मतलब क्या है? मोनार्की का मतलब है इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये इस प्रकार की सरकार होती है इन विच फाइनल अथॉरिटी रेस्ट विद द किंग, जिसमें सारी पावर, अथॉरिटी का मतलब पावर से है, राजा के पास होती है. इन नेपाल व्हेन डिड द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू इफेक्ट? नेपाल में इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? इन नेपाल द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 15, 2007 से ये इफेक्ट में आया. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहा जाता है? बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, जिन्हें भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज ए स्टेट? स्टेट क्या होता है? द स्टेट रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट रिप्रेजेंट्स ए सॉवरेन पीपल, जिसमें वो लोग होते हैं जिन पे पूरी पावर होती है, जो किसी दूसरे के प्रति जवाब दे, मतलब जिनका जो दूसरे के किसी अधिकार में नहीं रहते. हु ऑक्यूपाई ए डेफिनेट टेरिटरी, और जिनका एक डेफिनेट टेरिटरी का मतलब होता है एरिया होता है. व्हाट डज फेडरलिज्म मीन? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. कि कंट्री में एक ही लेवल की गवर्नमेंट नहीं है, एक से ज़्यादा की है, तो वो फेडरलिज्म कहलाता है. जैसे इंडिया में सबसे लो फर्स्ट पे आता है पंचायती राज, जो कि विलेजेस टाउन्स में होता है. उसके बाद आता है स्टेट लेवल, उसके बाद आती है सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये फेडरलिज्म है इंडिया में. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ए सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट से मतलब क्या होता है? अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन. जिसमें कि जो स्टेट होता है वो कोई एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता कि ये उनका स्टेट रिलीजन है, बल्कि सारे रिलीजन को समान रूप से मानता है. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच वी चूज आवर लीडर्स. डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग नेता चुनते हैं अपना, सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ, और वो लीडर उनकी तरफ से पावर को यूज़ करता है. यानी कि लोग जिस व्यक्ति को चुनते हैं उसे पावर मिलती है, उस पावर से वो समाज में उनके लिए फिर कुछ कर सकता है, जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको सुन सकता है, जो उनको सोल्व कर सकता है. व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन द राइट टू वोट. यह वोट डालने का अधिकार शुड बी गिवन टू ऑल एडल्ट, सभी एडल्ट सिटीजन्स को. एडल्ट कौन है? जो 18 या 18 ईयर से ज़्यादा के लोग हैं. विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट. डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, बिना भेदभाव के कि वो कौन सी कास्ट के हैं, कौन से वर्ग के हैं, क्या उनका कलर है स्किन का, गोरे हैं काले हैं, क्या उनका रिलीजन है, और जेंडर वो मेल हैं या फीमेल हैं, सबको अधिकार है वोट डालने का. वो कहलाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड द माइनॉरिटीज़ ऑफ द कंट्री? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो माइनॉरिटी है, यानी कि वो लोग जिनकी संख्या कम है, उनकी सुरक्षा कैसे करता है? हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट माइनॉरिटी राइट्स? यानी कि जिनकी संख्या कम है, जो छोटे ग्रुप हैं, उनके अधिकारों को कैसे प्रोटेक्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स. कॉन्स्टिट्यूशन में आमतौर पर रूल्स होते हैं दैट एंश्योर, जो सुनिश्चित करते हैं दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी. कि जो भी अधिकार, जो भी पावर मेजॉरिटी को मिली है, जिनके लोग ज़्यादा हैं, जो बड़े ग्रुप हैं उनको मिली हैं, वो माइनॉरिटी ग्रुप को भी मिले. विच फंडामेंटल राइट्स हैज़ प्रोविजंस प्रोहिबिटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी? वो कौन से फंडामेंटल राइट है जो कि सोसाइटी के वीकर सेक्शन के शोषण को रोकता है?
स्टेट एनी 3 प्रोविजन, 3 प्रोविजन बताइए मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि शोषण को रोके। अब शोषण क्या होता है? यानी कि किसी का मिसयूज़ करना, गलत प्रयोग करना। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है कि फैक्ट्री में जो काम कराना है 8 आवर्स तक कराना है, 8 घंटे काम कराना है, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों में 10-10, 12-12 घंटे काम कराते हैं, 14 आवर्स तक भी काम कराते हैं, तो दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लेन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन को समझाइए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को रोकता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि बिना किसी की मर्जी के किसी को कहीं दूसरी जगह भेज देना, उसे बेच देना, उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती किसी से मेहनत करवाना। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनसे काम करवाना, उन्हें नौकरी पर रखना, ये सब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आता है। तो इससे हमारा संविधान उनको बचाता है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या होता है? दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। अगर किसी भी नागरिक को ये लगे कि उसके फंडामेंटल राइट्स को उससे छीना जा रहा है, तो वो कोर्ट में जा सकता है। एक्सप्लेन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसको एक्सप्लेन करिए। रिलीजियस फ्रीडम इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। सभी सिटीजन्स को धार्मिक आज़ादी मिली है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन ऑफ द चॉइस। हर आदमी को अधिकार है कि वो अपनी मनमर्जी के रिलीजन को अपना सकता है, उसे बेहतर बता सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है। राइट इज शोड नॉट ऑन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, संविधान में ये बताया गया है दैट ऑल माइनॉरिटीज़, के सभी जिनमें लोगों की संख्या कम है, वो माइनॉरिटीज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, चाहे रिलीजन में हो या भाषा को लेके हो, किसी भाषा को कम बोलने वाले लोग हों, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो अपनी शैक्षणिक संस्थाएं बना सकते हैं, स्कूल कॉलेज बना सकते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, ताकि वो अपने कल्चर को बढ़ावा दे सके। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, तो ये सब माइनॉरिटी ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए हैं। व्हाट डिड डॉक्टर अंबेडकर स्टेट अबाउट शेड्यूल कास्ट? डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के बारे में क्या कहा? ही स्टेटेड, उन्होंने बताया दैट ऑल्दो द लॉज माइट एग्जिस्ट, कि यद्यपि कानून है, शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजन टू फियर, लेकिन फिर भी शेड्यूल कास्ट को डरने की वजह है, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज वॉज इन द हैंड्स ऑफ द कास्ट हिंदू ऑफिसर्स, कि इन जो नियमों को लागू करने का अधिकार है वो हिंदू कास्ट के जो ऑफिसर हैं उनके हाथों में है। ही देयरफॉर आस्क्ड शेड्यूल कास्ट टू जॉइन द गवर्नमेंट, इसलिए उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को गवर्नमेंट में लाया जाए, एज वेल एज सिविल सर्विसेज, और सिविल सर्विसेज में भी लाया जाए। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स से क्या मतलब समझते हो? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो डिज़ाइंड बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई गई थी टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, के समाज में कि ज़्यादा सामाजिक और आर्थिक सुधार लाए जा सकें, टू सर्व एज ए गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, और जो इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट है उसके मार्ग प्रदर्शक के रूप में, गाइड के रूप में ये काम करेंगे। टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसी, लॉज को और पॉलिसी को बनाने के लिए, दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासिस, जो कि मासिस का मतलब है जनता, जो कि जनता की गरीबी को कम करने में हेल्प करें।
डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की। इन लार्ज सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में, इनमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल लिव टुगेदर, जहाँ अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते हैं। द रूल्स आर फॉर्मुलेटेड, तो नियम बनाए जाते हैं थ्रू कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति, सहमति से। एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, और मॉडर्न कंट्रीज़ में ये सहमति रिटन फॉर्म में, लिखित रूप में है। ए रिटन डॉक्यूमेंट, एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट, इन विच वी फाइंड सच रूल, जिसमें ये रूल लिखे हुए होते हैं, उसे ही संविधान कहते हैं। एक्सप्लेन राइट टू फ्रीडम। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू फ्रीडम। सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस। राइट टू फ्रीडम की इंपॉर्टेंस क्या है। व्हाट इज फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, जो मौलिक अधिकार है राइट टू फ्रीडम, वो क्या है। राइट टू फ्रीडम, दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। राइट टू फ्रीडम में शामिल है बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन, अपनी बात को व्यक्त करने की आज़ादी, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, कोई भी एसोसिएशन, संगठन, यूनियन बनाने की आज़ादी, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के किसी भी पार्ट में जाने की और वहाँ रहने की आज़ादी, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी नौकरी, कोई भी बिजनेस करने की आज़ादी, यह है राइट टू फ्रीडम। वॉट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अगर चुने हुए नेताओं की पावर पर कोई भी रोक ना हो। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है रोक। इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, द लीडर्स माइट मिसयूज द पावर्स गिवन टू देम। अगर चुने हुए नेताओं की पावर पर कोई रोक नहीं होगी तो लीडर्स अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रोस इनजस्टिस। इनजस्टिस होता है अन्याय, ग्रोस का मतलब है बहुत ज़्यादा, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। तो पावर का मिसयूज करने से अन्याय होगा बड़े स्तर पर। 10 इस प्रकार से इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफन लेज डाउन रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे नियम बनाता है दैट गार्ड अगेंस्ट दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स, जिसमें कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा अपनी पावर को मिसयूज ना किया जा सके। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की क्या होता है। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का एक सिस्टम है, इन विच ए कंट्री इज रूल्ड बाय किंग, जिसमें कि राजा या रानी का शासन हो या दोनों का हो, हुज पावर इज लिमिटेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, और उनकी पावर संविधान के द्वारा लिमिट कर दी जाती है, सीमित कर दी जाती है। एग्जाम्पल है इसका, अनटिल क्वाइट रिसेंटली, अभी थोड़े समय पहले तक, नेपाल वॉज ए मोनार्की, नेपाल में मोनार्की थी, यानी कि वहाँ राजा का शासन था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडोप्टेड 1990s, जो प्रीवियस का मतलब पहला, जो नेपाल का पहला संविधान था जिसे 1990 में अपनाया गया था, रिफ्लेक्टेड द फैक्ट, उसमें ये बात बताई गई थी दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग, कि जो आखिरी पावर अथॉरिटी है, जो आखिरी से है किसी भी मैटर में, वो राजा की है। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेंशन द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स बताइए। की का मतलब है मेन, फीचर्स का मतलब है विशेषताएं। तो फेडरलिज्म, आपने देखा इसमें कई लेवल की गवर्नमेंट है, पंचायती हुआ, लोकल जिसे गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट है, फिर सेंट्रल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर पार्लियामेंट है, उसके 2 हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर का को सेपरेशन है, जैसे आपके लेजिस्लेचर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जुडिशरी है, फंडामेंटल राइट्स हैं। सेक्युलरिज्म, किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन ना बनाना। स्टेट द 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 6 जो भी फंडामेंटल राइट दिए उसमें 6 बताने हैं आपको। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, यानी कि आप अपने उसको कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कोई भी स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं।
राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर आपके किसी मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है तो कोर्ट में जाने का अधिकार। व्हाट डू यू मीन बाय टायरनी ऑफ मेजोरिटी? टायरनी होता है अत्याचार, मेजोरिटी यानी कि जिसकी ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं वो मेजोरिटी में है, तो उसके अत्याचार से मतलब क्या है? टायरनी ऑफ द मेजोरिटी रेफर्स टू अनहेल्दी सिचुएशंस, यानी कि बड़ी खराब स्थिति, वेयर ए मेजोरिटी कंटिन्यूसली एनफोर्सेड डिसीजन, जिसमें कि जो मेजोरिटी ग्रुप है वो अपने फैसलों को ज़बरदस्ती मनवाए, दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटी, जो कि जिसमें से कि माइनॉरिटी शामिल ना हो, एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और वो उनके हित के विरुद्ध काम करे। इंटरेस्ट से मतलब होता है फायदे के लिए काम ना करे। एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, हर सोसाइटी में मेजोरिटी ग्रुप का कुछ ना कुछ अत्याचार तो होता ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में आमतौर पर रूल्स होते हैं दैट एंश्योर, जो ये सुनिश्चित करते हैं दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग, कि माइनॉरिटी किसी भी चीज़ में बाहर ना की जाएं, दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी, वो सब चीज़ें जो कि मेजोरिटी के लोगों को आमतौर पर अवेलेबल होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइडली टू प्रिवेंट दिस टायरनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी ऑन ए माइनॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस अत्याचार को या इस आधिपत्य को, इस डोमिनेट करने को जो कि मेजोरिटी वाले लोग करते हैं माइनॉरिटी के ऊपर, उसको रोकता है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द गवर्नमेंट, स्टेट में और गवर्नमेंट में क्या फ़र्क होता है? गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज, गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती है कि वो जो लॉज बने हैं उनको देखे और उनको लागू करे। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन, सरकार इलेक्शन के साथ बदलती है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जबकि स्टेट एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट रिप्रेजेंट्स ए सॉवरेन पीपल, जो कि इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि वहाँ के लोग किसी के सबॉर्डिनेट नहीं हैं, ऑक्यूपाई ए डेफिनेट टेरिटरी, और जिनकी एक निश्चित टेरिटरी है। जैसे इंडिया की स्टेट है तो इंडिया किसी दूसरे कंट्री का कोई अधीन नहीं है। तीसरी बात कि इंडिया का अपना एरिया है डेफिनेट, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो डेफिनेट टेरिटरी है। एग्जाम्पल, द इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा। द इंडियन स्टेट हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है। द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टेट, गवर्नमेंट स्टेट का पार्ट है। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा होता है। कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट, और उसे इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, अदला बदली नहीं की जा सकती कि स्टेट को गवर्नमेंट से बदल दिया और गवर्नमेंट को स्टेट से बदल दिया। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द थ्री मेन ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के थ्री मेन ऑर्गन्स हैं उनके काम क्या क्या हैं? फंक्शन का मतलब होता है काम, ये समारोह नहीं है। व्हाट आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स क्या हैं? एक्सप्लेन द फंक्शंस और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के फंक्शन या ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं। दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर चुने हुए नेता, एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो नियमों को लागू करते हैं, और तीसरा कोर्ट का सिस्टम। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए नेता, लीडर्स। द एग्जीक्यूटिव इज ए स्मॉलर ग्रुप, ये छोटा ग्रुप होता है लोगों का, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ, जो कि नियमों को लागू करते हैं, रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट चलाते हैं, उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन दिस कंट्री, जो कंट्री में कोर्ट का सिस्टम है वो जुडिशरी कहलाता है। What are the factors that the drafting committee had to take into consideration while drafting the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते समय, बनाते समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उन्हें किन किन बातों को, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना था। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, कंट्री बहुत सारी कम्युनिटीज़ से बनी हुई थी। हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, आप जानते हैं।
जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म के हैं, हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, उनके कल्चर भी अलग अलग हैं। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू ए कंसिडरेबल टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब है बहुत ही उतार चढ़ाव वाली स्थिति थी। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब है जिससे बच ही नहीं सकते थे। इंडिया का बंटवारा होना था इंडिया और पाकिस्तान में। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। इंडिया में कुछ प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जहाँ राजा थे, तो उनका भी डिसीजन होना था कि वो इंडियन स्टेट में रहेंगे या क्या होगा उनका। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मासेज ऑफ पीपल अपीयर डिसमल। और बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जिनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। डिसमल का मतलब निराशाजनक थी। ऑल ऑफ दिस इशूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दिमाग में, जो मेंबर्स थे उनके दिमाग में ये सारे इशू थे एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस समय वो कॉन्स्टिट्यूशन को बना रहे थे। वाई डज ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती ही क्यों है? ए डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट सर्व्स सेवरल पर्पसेस। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री बहुत सारे काम करती है। फर्स्टली इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स। वो कुछ निश्चित आदर्श स्थापित करती है। दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, जो कि कंट्री का एक आधार बनते हैं। दैट वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन, कि कौन से आदर्श के जो हम अपने कंट्री में लाना चाहते हैं, जिनके साथ हम जीना चाहते हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज, दूसरा पर्पज़ है टू डिफाइन द नेचर ऑफ ए कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम है उसका नेचर कैसा होगा, ये परिभाषित करना। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न, सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, तीसरा इम्पोर्टेंट रीज़न है वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे में कॉन्स्टिट्यूशन होना ही क्यों चाहिए, इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, कि हमें अपनों से बचाना। वॉट इज़ मीन बाय दिस का मतलब क्या है? दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू। कभी कभी हम किसी भी इशू को लेकर बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट, कि ये हमारे फ़ायदे का नहीं होगा। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस गार्ड अगेंस्ट दिस, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उससे बचने में हमारी हेल्प करता है। एक्सप्लेन राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी समझाइए। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है ये बताइए। व्हाट इज़ फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी? फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी क्या है? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ राइट टू इक्वलिटी? और राइट टू इक्वलिटी के मेन फीचर्स क्या हैं? सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। राइट टू इक्वलिटी मीन्स ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब लोग समान हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब ये, ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री, कि सारे लोग कंट्री के नियमों से सुरक्षित होंगे, उन्हें नियमों की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इट ऑल्सो स्टेट ये भी बताता है दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है पक्षपात करना। अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, उनके रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, या सेक्स यानी कि मेल हैं फीमेल हैं इस आधार पर। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। हर व्यक्ति की जितने भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, स्टेशन है, बस स्टैंड है, सब जगह उनकी वो पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे प्ले ग्राउंड हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं, एक्सेट्रा। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के मामले में कोई भी स्टेट, मतलब जो स्टेट है वो पक्षपात नहीं कर सकता किसी के साथ भी। जैसे आप भी जानते हैं कि कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है जब गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं। हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था? हाउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड? द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ अथॉरिटेरियन रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट। इंडिया में कॉलोनी से ब्रिटिश लोगों का यहाँ पर राज्य था, कुछ पोर्चुगीज़ भी थे, तो उनकी पावर थी, उन्हीं का रूल था यहाँ पर, उसका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस था।
उससे इंडियंस कन्विंस हो गए थे दैट फ्री इंडिया शुड बी ए डेमोक्रेसी, कि जब इंडिया फ्री होगा तो वो डेमोक्रेसी बनना चाहिए, इन विच जिसमें एवरी वन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सब के साथ समान व्यवहार हो, बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, उन्हें गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार हो, वॉट रिमेन टू बी डन, और जो किया जाना था वो ये था, टू वर्क आउट द वेज, कि वो तरीके सोचें, इन विच ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेटअप इन इंडिया, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में बनेगी कैसे, एंड द रूल दैट वुड डिटरमाइन इट्स फंक्शनिंग, और वो रूल बनाने थे कि जिससे वो फंक्शन करेगी यानी कि काम करेगी। दिस वॉज डन नॉट बाय वन पर्सन, ये काम किसी एक आदमी ने नहीं किया, बट बाय ए ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल, बल्कि इसमें लगभग 300 लोग थे, हु बिकेम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 1946 में मेंबर्स बने, एंड हु मेट पीरियडिकली फॉर द नेक्स्ट 3 years, 3 सालों तक वो समय समय पर मिलते रहे, टू राइट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के संविधान को लिखने के लिए। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949, इन 3 सालों में द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इंडिया के संविधान की रचना करी इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे के जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, इसके शॉर्ट MCQs की भी बनाऊंगी, तो वेट करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।